महान रूसी लेखक एंटन चेखोव ने कहा था, अगर नाटक के पहले अंक में दीवार पर पिस्तौल टंगी है तो नाटक के अंत से पहले वो जरूर चलेगी। तो क्या ये हथियारों की बढ़ती होड़, क्या ये हमें सचमुच ज्यादा सुरक्षित बना रही है, या फिर कहीं हम किसी अनजाने खतरे की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ, ये सवाल बहुत मौजूद हैं आजकल, और आज हम इसी के आसपास घूमती एक अहम बहस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास ग्लोबल टाइम्स में छपा यूरोपीय संसद सदस्य पेटार बोल्गिन का एक इंटरव्यू है। अच्छा। हाँ, इसमें वो नाटो के बढ़ते सैन्यीकरण पर, खासकर ये जो रक्षा खर्च को जीडीपी के 5% तक ले जाने का प्रस्ताव है ना। हाँ, सुना है इसके बारे में। 5%? काफी ज्यादा लगता है। बिल्कुल। और यूरोप की सुरक्षा पर इसके क्या असर होंगे, इस पर उन्होंने काफी बेबाक राय रखी है। तो ये चर्चा उन सबके लिए जरूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा मामलों में दिलचस्पी रखते हैं, और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर, जहां इस तरह का एक क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए होता है। सही कहा। तो चलिए फिर देर किस बात की, वोल्गिन के तर्कों को थोड़ा गहराई से देखते हैं। ग्लोबल टाइम्स वाले इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है? हाँ, तो शुरुआत करते हैं इसी 5% वाले प्रस्ताव से। नाटो कह रहा है कि सदस्य देश अपनी जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अब वोल्गिन इसे सीधे सीधे अव्यावहारिक और अतार्किक मानते हैं। अव्यावहारिक क्यों? मतलब क्या देश ये कर नहीं सकते? देखिए, उनका कहना है कि सैद्धांतिक रूप से शायद कर भी लें, पर सवाल यह है कि इससे हासिल क्या होगा? क्या ज्यादा हथियार, मतलब ज्यादा सुरक्षा? और यहीं वो चेखो वाली बात फिट बैठती है ना। बिल्कुल। वोल्गिन का इशारा साफ है, आप हथियार जमा करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही उनके इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाती है। हाँ, ये जरूरी तो नहीं कि ज्यादा बंदूकें मतलब ज्यादा शांति। ये सोच ही अपने आप में थोड़ी खतरनाक लगती है। एकदम। और वोल्गिन तो चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह सैन्य खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी ये न सिर्फ किसी बड़े टकराव का खतरा बढ़ाती है, बड़ा टकराव से मतलब यहाँ तक कि तीसरे विश्व युद्ध का भी। और सिर्फ यही नहीं, इसका यूरोपीय समाजों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखिए, पैसा तो लिमिटेड है ना। हाँ, वो तो है। अगर आप रक्षा बजट इतना बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो कटौती करनी पड़ेगी। तो कटौती कहाँ होगी फिर? मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा? हाँ, वोल्गिन यही कहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सोशल सिक्योरिटी, जो आम लोगों की जरूरतें हैं, वहां कटौती होगी। ये कहकर के भाई अभी रक्षा सबसे जरूरी है, बाकी सब बाद में। वोल्गिन के शब्दों में कहें तो इससे यूरोप अपनी सामाजिक संवेदना खो देगा, एक तरह का सैनिक राक्षस बन जाएगा, और आम लोग और गरीब होते जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी कीमत है चुकाने के लिए। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि इस जोर जबरदस्ती के पीछे असली मंशा क्या है? क्या यूरोप सच में अपनी रणनीतिक स्वायत्ता चाहता है, अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहता है, या पर कहानी कुछ और है? वोल्गिन का विश्लेषण थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि अगर यूरोप इस रास्ते पर गया तो उसे हथियार खरीदने होंगे, ढेर सारे हथियार। और वो खरीदेगा कहाँ से? ज्यादातर अमेरिका से। तो वोल्गिन के हिसाब से ये 5% का दबाव यूरोप की सुरक्षा के लिए कम, अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के फायदे के लिए ज्यादा है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी वो बड़ी हथियार कंपनियां और लॉबी? हाँ, वही जो रक्षा सौदों से मोटा पैसा कमाते हैं। वोल्गिन सीधा सवाल पूछते हैं, भाई यूरोपीय देश अपनी मेहनत की कमाई से अमेरिकी इंडस्ट्री को क्यों अमीर बनाए? ये सोचने वाली बात है। अच्छा, वोल्गिन नाटो के विस्तार पर भी कुछ कहते हैं? हाँ, उस पर भी वो गंभीर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि नाटो की सदस्यता अब कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं रही, बल्कि कई बार तो ये संघर्ष में घसीटे जाने का कारण बन जाती है। वो यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हैं। यूक्रेन? हाँ, उनके अनुसार इस युद्ध की जड़ क्या है? उनके मुताबिक जड़ है पश्चिम की जिद, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की जिद, जबकि रूस ने सालों पहले साफ कह दिया था कि ये उसकी रेड लाइन है। रेड लाइन मतलब एक सीमा जिसे लांघना बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल। पर पश्चिम ने इसे नजरअंदाज किया। वोल्गिन 2014 में कीव में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसे भी इसी नजरिए से देखते हैं। वो उसे एक असंवैधानिक तख्ता पलट कहते हैं। अच्छा, और उसका मकसद? मकसद था यूक्रेन को नाटो की तरफ धकेलना और रूस के हितों को नुकसान पहुंचाना। वो तर्क देते हैं कि जैसे अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि मेक्सिको या कनाडा किसी दुश्मन गुट में जाएं, वैसे ही रूस के लिए यूक्रेन का नाटो में जाना नामंजूर था। तो शांति कैसे आएगी फिर वोल्गिन के अनुसार?
उनका मानना है कि शांति तभी आएगी जब रूस को लिखित गारंटी मिले कि यूक्रेन कभी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। ये तो काफी सीधी बात कह दी उन्होंने। हाँ, और वो मौजूदा तनाव के लिए यूरोपीय संघ की नीतियों की भी आलोचना करते हैं, जैसे रूस की सीमाओं के पास नाटो के बड़े बड़े सैन्य अभ्यास। ये तनाव बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। और वो जो ताकत के जरिए शांति वाली बात है, उसे वो जॉर्ज ऑरवेल की डबल थिंक जैसा बताते हैं, मतलब दो उल्टी बातों को एक साथ सच मानना, जैसे युद्ध ही शांति है। ये तो बड़ा तीखा कटाक्ष है। हाँ, और उनका निष्कर्ष भी काफी चिंताजनक है। वो मानते हैं कि यूरोपीय संघ की नीतियां, चाहे वो अवैध प्रवासन पर हों, ग्रीन डील पर या यूक्रेन युद्ध पर, ये सब मिलकर यूरोप को एक गहरे संकट में धकेल रही हैं, आर्थिक भी, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ग्लोबल टाइम्स को दिए इस इंटरव्यू में पीटर वोल्गिन की मुख्य बातें क्या हैं? एक तो ये कि 5% रक्षा खर्च का लक्ष्य अव्यावहारिक है और इसकी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, दूसरा, इसके पीछे अमेरिकी सैन्य उद्योग के हित हो सकते हैं, यूरोप की सुरक्षा से ज्यादा। और तीसरा, नाटो का विस्तार शांति लाने के बजाय संघर्ष का कारण बना है, जिसका उदाहरण यूक्रेन है। बिल्कुल। और यूपीएससी के नजरिए से देखें तो वोल्गिन का ये नजरिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा नीतियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देता है। जरूरी है कि हम अलग-अलग पक्षों को सुने, सिर्फ आधिकारिक लाइन पर ना चलें। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सही मायने में वैश्विक सुरक्षा का मतलब है क्या? और कोई भी देश अपनी रक्षा जरूरतों और अपने लोगों के सामाजिक कल्याण के बीच वो सही संतुलन कैसे बना सकता है? सोचने वाला सवाल है। इस गहरी चर्चा को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।